भारतीय इतिहास की जब बात होती है तो अक्सर मुगलों या अंग्रेज़ों का जिक्र आता है। लेकिन उनसे ठीक पहले के 300 सालों का क्या? वो दौर था दिल्ली सल्तनत का, एक ऐसा विशाल साम्राज्य जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा दौर नहीं था। हम बात कर रहे हैं पूरे 320 साल की। 1206 से लेकर 1526 तक इस सल्तनत ने राज किया। और इस लंबे सफर में कोई एक खानदान नहीं था, नहीं, बल्कि 5 अलग अलग राजवंश सत्ता में आए और फिर चले भी गए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कैसे एक शहर दिल्ली इतने बड़े साम्राज्य की धड़कन बन गया और फिर उसी ने उसके पतन को भी देखा। चलिए दिल्ली सल्तनत के शानदार और तूफानी सफर को आज समझते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? हमारी कहानी शुरू होती है पहले राजवंश से, मामलुक, जिन्हें गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। यही वो लोग थे जिन्होंने इस सल्तनत की नींव रखी थी। लेकिन एक मिनट, गुलाम वंश नाम सुनकर थोड़ा धोखा हो सकता है। हम यहाँ बंधुआ मजदूरों की बात नहीं कर रहे हैं। ये तुर्क मूल के वो काबिल सैन्य अधिकारी थे जो कभी गुलाम जरूर थे, लेकिन उन्हें खास तौर पर शासन करने और लड़ने के लिए ही तैयार किया गया था। इन्हें आप योद्धा शासक समझ सकते हैं। और उन्होंने बहुत तेजी से काम शुरू किया। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत की स्थापना की। फिर आए इल्तुतमिश, जिन्होंने सल्तनत को सही मायनों में मजबूत बनाया। उनके बाद रजिया सुल्ताना के साथ इतिहास बना और आखिर में बलबन ने लोहे की मुट्ठी से शासन किया। अब जरा रजिया सुल्ताना की बात करते हैं। वो सचमुच एक असाधारण शख्सियत थी। सोचिए, उनके पिता इल्तुतमिश ने अपने बेटों की जगह उन्हें हुकूमत के लिए चुना। रजिया ने सारे नियम तोड़ दिए। वो अपनी सेना का नेतृत्व खुद करती थीं, बिना पर्दे के दरबार में आती थीं। 13वीं सदी में ऐसा करने की हिम्मत रखना कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन जैसा कि आप सोच सकते हैं, दरबार के अमीरों को ये सब पसंद नहीं आया। वो एक ऐसी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सके जो एक बादशाह की तरह बर्ताव करती थी। उन पर तरह तरह के इल्जाम लगाए गए, उनके खिलाफ विद्रोह हुआ और दुख की बात यह है कि उनके इस क्रांतिकारी शासन का बहुत जल्दी अंत हो गया। उन्हें गद्दी से हटाकर मार दिया गया। तो फिर मामलुकों की सबसे बड़ी विरासत क्या थी? उन्होंने एक मंच तैयार किया। उन्होंने उस नींव को रखा जिस पर आने वाले दौर की पूरी इमारत खड़ी होने वाली थी। ठीक है, तो मंच तैयार है और अब इस मंच पर एक ऐसी नई ताकत आती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। ये सल्तनत के सबसे आक्रामक दौर की शुरुआत थी, खलजी क्रांति। और इस क्रांति के केंद्र में था एक आदमी, अलाउद्दीन खलजी, बेहद बेरहम, बेहद महत्वाकांक्षी। उसने एक खूनी तख्ता पलट में अपने ही चाचा को मारकर गद्दी हासिल की और खुद को दूसरा सिकंदर कहना शुरू कर दिया। और वो सिर्फ बातें नहीं करता था, उसने सचमुच सल्तनत का नक्शा बदल दिया। उसकी सेनाओं ने गुजरात से लेकर दक्कन तक नए इलाकों पर जीत हासिल की। उसने अपनी विशाल सेना को बनाए रखने के लिए बाजार पर ऐसे जबरदस्त नियंत्रण लागू किए जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। और सबसे बड़ी बात, उसने एक के बाद एक कई मंगोल आक्रमणों को सफलतापूर्वक रोका, जो उस समय बहुत कम लोग कर पाते थे। खलजियों ने बहुत लंबे समय तक शासन नहीं किया, लेकिन उनका दौर बहुत असरदार था। उनका एक ही मकसद था, साम्राज्य को उसकी एब्सोल्यूट सीमाओं तक धकेलना। कहते ना, हर उरूज के बाद जवाल आता है। खलजियों के बाद हम तुगलकों के दौर में दाखिल होते हैं। ये शानदार आइडियाज़ और उतनी ही शानदार नाकामियों का दौर था। ये वो दौर था जब महत्वाकांक्षा के कारण साम्राज्य बिखरना शुरू हो गया। और इस दौर के केंद्र में जो आदमी है वो खुद एक पहेली है, मोहम्मद बिन तुगलक। एक तरफ वो एक जीनियस था, विद्वान, कवि, तो दूसरी तरफ उसके बड़े बड़े प्लान्स अक्सर भयानक तबाही में खत्म होते थे। एक ऐसा दूरदर्शी शासक जिसने आम जनता को भारी मुसीबत में डाल दिया। सचमुच एक दिलचस्प विरोधाभास है। चलिए एक कुख्यात उदाहरण लेते हैं, उसकी राजधानी बदलने की योजना। वैसे आइडिया इतना भी बुरा नहीं था। वो दक्षिण पर बेहतर नियंत्रण चाहता था और मंगोल हमलों से सुरक्षित एक राजधानी। लेकिन उसे लागू करने का तरीका एक आपदा थी। उसने दिल्ली की पूरी आबादी को 1500 किलोमीटर दक्षिण में मार्च करने का आदेश दिया। ये सफर इतना क्रूर था कि भारी मौतें और दुख का कारण बना। और नई राजधानी, वो भी काम नहीं आई, तो सबको एक उजड़ी हुई दिल्ली में वापस मार्च करने के लिए मजबूर किया गया। क्या आप इसकी कल्पना भी कर सकते हैं?
तो इस तरह की नीतियों से पैदा हुई दशकों की उथल-पुथल के बाद सल्तनत कमजोर, बिखरी हुई और असुरक्षित हो गई थी। और जब हालात इससे ज्यादा बुरे नहीं हो सकते थे, तब अंतिम प्रहार हुआ। आखिरी मजबूत तुगलक शासक की मृत्यु के बाद मध्य एशिया के कुख्यात विजेता तैमूर ने 1398 में हमला कर दिया। तैमूर का हमला सिर्फ एक लड़ाई नहीं था, ये एक तबाही थी। उसने दिल्ली को लूटा, शहर को पूरी तरह से खंडर में बदल दिया। इस एक घटना ने तुगलक वंश की कमर तोड़ दी और सल्तनत को चकनाचूर कर दिया। तो इतनी तबाही और बिखराव के बाद बचा क्या? इस 300 साल लंबे साम्राज्य की स्थायी विरासत क्या है? तो इस 300 साल के दौर ने आखिर पीछे क्या छोड़ा? सच कहूं तो बहुत कुछ। इसने हमें इंडो फारसी संस्कृति का एक नया संगम दिया। भाषा, संगीत, कला के बारे में सोचिए। इसने हमें कुतुब मीनार जैसे वास्तुशिल्प के चमत्कार दिए। इसने एक ऐसा केंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया जिस पर बाद के शासकों ने भी काम किया। और शायद सबसे जरूरी बात, इसने अगले महान साम्राज्य यानी मुगलों के लिए मंच तैयार किया, जो आए और एक नया अध्याय शुरू किया। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाता है। दिल्ली सल्तनत की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या इतनी क्रूर महत्वाकांक्षा पर बना कोई साम्राज्य सच में कभी टिक सकता है? ये इस बात का एक शक्तिशाली सबक है कि साम्राज्य कैसे बनते हैं, अपने शिखर पर कैसे पहुंचते हैं और आखिरकार कैसे बिखर जाते हैं।